नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 राज्य, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अगर मिज़ोरम तेलंगाना को जोड़ लें, लेकिन आज बात कर रहा हूं 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 2018 से शुरू करें। 2018 में इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2003 से यानी 15 साल से सरकार थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। राजस्थान में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी विरोध था। बीजेपी तीनों राज्य हार गई। मध्य प्रदेश बहुत कम मार्जिन से हारी थी, 8-9 सीटें कम थी। वोट हालांकि कांग्रेस से उसे आधा % ज़्यादा मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे बुरी हार हुई और राजस्थान में भी बीजेपी सिर्फ 73 सीटें जीत पाई 200 में से। तो जाहिर है कि उसके बाद जो कुछ जिस तरह की राजनीति चली, मैं पार्टी की बीजेपी की बात कर रहा हूं, उसमें तीनों राज्यों के नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व जो था वो संशय में था कि इनको अब बदलने का समय आ गया है। जिस तरह की नाराज़गी तीनों राज्यों में दिखाई मतदाताओं ने, उससे लगा कि अब समय है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए इन तीनों राज्यों में। 5 साल, पूरे 5 साल पार्टी कोशिश करती रही कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए नेतृत्व को उभारा जाए। नया नेतृत्व उभारने में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सफल नहीं हुआ। विकल्प की कमी के साथ साथ जो मौजूदा नेतृत्व था उसकी पकड़ वैसी ख़त्म नहीं हुई थी या ढीली नहीं पड़ी थी जैसी कि इन चुनावों की हार बता रही थी। और इसमें सबसे कमज़ोर अगर कोई नेतृत्व नज़र आ रहा था, कोई नेता नज़र आ रहा था, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। उसके बाद जो है वसुंधरा राजे सिंधिया का नंबर था राजस्थान में, और तीसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान का, जिनको सज़ा भुगतनी पड़ी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था SC/ST के बारे में, उसकी वजह से जो सवर्णों की नाराज़गी थी उसका। और ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, 2005 से वो लगातार 13 साल से मुख्यमंत्री थे, तो एक फटीग फैक्टर भी आ गया था। ये सब बातों की चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन अब स्थिति क्या है? जब चुनाव, आज से अगर 3, 4, 5 महीने पहले की बात करें, जब चुनाव शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत ख़राब लग रही थी। कांग्रेस पार्टी आगे नज़र आ रही थी, हालांकि तब भी मुकाबला कांटे का लग रहा था। राजस्थान में शुरू से बीजेपी आगे लग रही थी, हालांकि अशोक गहलोत ने तमाम तरह की योजनाओं की, फ्रीबीज की घोषणा करके उस गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जिसे बीजेपी पहले से हारा हुआ मान चुकी थी और कांग्रेस जीता हुआ। यहाँ से शुरुआत हुई चुनाव की। लेकिन चुनाव आते आते अब राजस्थान को छोड़कर बाकी दोनों राज्यों में नॉमिनेशन का समय निकल गया है और दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी, मुख्य रूप से यही 2 पार्टियां हैं इन तीनों राज्यों में, दोनों पार्टियों में बगावत है। अब सवाल यह है कि किस में बगावत ज़्यादा है और किसके बागी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक पक्ष है जो हर चुनाव में रहता है, इस चुनाव में भी है। लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन राज्यों का नहीं कर पाया, उसका कारण अब समझ में आ रहा है। जो मतदाता की पसंद की बात करें, जो अब सर्वे आ रहे हैं, जो अब ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हैं। राजस्थान में आज भी वसुंधरा राजे सिंधिया के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का कोई नेता नहीं है। उनकी पॉपुलर रेटिंग अब भी ज़्यादा है और उनकी पॉपुलर रेटिंग अब अशोक गहलोत से ज़्यादा हो गई है। अब आप बात समझिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये चुनाव एक नया रूप लेता जा रहा है। अशोक गहलोत की सरकार ज़्यादा बदनाम है बजाय अशोक गहलोत की। सचिन पायलट और उनका झगड़ा सबको पता है, लेकिन राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और भ्रष्टाचार, ये दोनों चरम पर है। अशोक गहलोत इससे अछूते नहीं रह सकते, लेकिन उनके विधायकों के प्रति नाराज़गी उनसे भी ज़्यादा है। लेकिन ये बातें तो सामान्य है। वसुंधरा राजे सिंधिया का ग्राफ बढ़ना पिछले कुछ दिनों में ये बताता है कि मतदाता, देखिए हर चुनाव में मतदाताओं का एक समूह होता है जो अनडिसाइडेड होता है,
जो अनिर्णय की स्थिति में होता है, जिसको सेफोलॉजिस्ट कहते हैं फ्लोटिंग वोटर है, यानी वो आखिरी समय पर तय करेगा या आखिरी समय से कुछ समय पहले तय करेगा और वो किसी भी तरफ जा सकता है। किस तरफ जाएगा, उसका बहुमत जिस तरफ जाएगा उस तरफ पड़ना भारी हो जाएगा। तो जो अनडिसाइडेड वोटर था, अनडिसाइडेड वोटर्स के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे था, क्योंकि वहाँ नेतृत्व को लेकर सबसे ज़्यादा दुविधा थी। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। हालांकि बीजेपी ने 3 राज्यों में से किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, जबकि नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। जैसे जैसे शिवराज सिंह चौहान को लेकर स्थिति साफ होती गई, कुहासा हटता गया, बीजेपी की स्थिति मजबूत होती गई। कांग्रेस में सिर फुटौल बढ़ गई, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का झगड़ा सामने आने लगा। उसके अलावा जो जिलों की गुटबाजी है वो और उभर कर सामने आने लगी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कई उम्मीदवार कांग्रेस को बदलने पड़े और वो सिलसिला अब तक जारी है असंतोष का। लेकिन मध्य प्रदेश में आज की तारीख में, आज की स्थिति में अगर बात करें तो जो आज से 4 महीने 6 महीने पहले थी स्थिति, उसका ठीक उल्टा हो गई। आज की तारीख में आप कह सकते हैं विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुमत कितने का होगा आज नहीं बताया जा सकता, कितनी सीटें जीतेगी आज नहीं बताया जा सकता, लेकिन 230 में से 116 की ज़रूरत है बहुमत की, इससे ज़्यादा आएगा, ये बात जो है विश्वासपूर्वक कही जा सकती है। मध्य प्रदेश का चुनाव, तीनों राज्यों का चुनाव लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। राजस्थान में पहले से लग रहा था और स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी। जब भी राजस्थान में बीजेपी जीतती है, पिछले अगर 4-5 चुनाव का देखें तो बड़े मार्जिन से जीतती है, और हारती है तो बहुत कम मार्जिन से हारती है। कांग्रेस पार्टी हारती है तो बड़े मार्जिन से हारती है, जीतती है तो बड़े कम मार्जिन से जीतती है। 2018 में भी 200 में से केवल 100 सीटें मिली थी अशोक गहलोत को, कांग्रेस पार्टी को, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला था। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7 या 9 सीटें ज़्यादा लेकर आई थी बीजेपी से। आज परिस्थिति बदली हुई है। कमलनाथ का जो 1.25 साल का शासन था, उसने लोगों को एक तुलना का मौका दे दिया मध्य प्रदेश में। इससे पहले स्थिति थी कि 2003 से लगातार बीजेपी की सरकार होने के कारण जो नया वोटर, हर चुनाव में नए वोटर्स का एक अच्छा खासा सेक्शन जुड़ता है, तो उस नए वोटर ने कांग्रेस का राज देखा ही नहीं, तो उसके लिए तुलना के लिए कुछ था ही नहीं कि कांग्रेस का राज बेहतर था। जो बीजेपी लगातार प्रचार करती है कि कांग्रेस के राज में ये खराब था, वो खराब था, बिजली सड़क पानी की स्थिति खराब थी, वो सब देखा ही नहीं जिसने, वो तुलना कैसे करे। लेकिन 1.25 साल के कमलनाथ के राज में ये देखने को मिला। सबसे बुरी स्थिति हुई बिजली सप्लाई की, तो बीजेपी को प्रचार करने का मुद्दा मिल गया कि देखिए अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो यही हाल होगा। उसके अलावा 2018 में जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, वो पूरा नहीं कर पाई। उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी का एक बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा भी जो मुद्दे थे, जो आश्वासन थे, वादे थे, पूरे नहीं हुए। तो ये बीजेपी को एक मुद्दा मिला, और बीजेपी में नेतृत्व को लेकर राज्य के स्तर पर जो आपसी लड़ाई थी, उसको भी चुनाव आते आते राष्ट्रीय नेतृत्व ने शांत करा दिया। और ये बात मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि देश में जितने राज्य हैं उनमें से मध्य प्रदेश और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य माने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में नेता को कम, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो नेता को देखकर कम, संगठन को देखकर लोग ज़्यादा वोट देते हैं। यही कारण है कि उमा भारती जैसी लोकप्रिय नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बावजूद, फिर उनके पार्टी छोड़ने के बावजूद, पार्टी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन क्या होगा इसके बारे में कोई विश्वासपूर्वक, निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ 2 लोग भाजपा में जानते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद क्या होगा, नेतृत्व किसको सौंपा जाएगा। यही स्थिति राजस्थान की है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, इसके पर्याप्त संकेत पार्टी आलाकमान दे चुका है,
लेकिन क्या वो इस पर टिका रहेगा? क्योंकि उसके सामने समस्या ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई ठोस विकल्प उसके सामने नहीं है। हाँ, राजस्थान में चूंकि उम्मीद है कि बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, तो वो प्रयोग करने की स्थिति में है। नया नेतृत्व उभारने के लिए किसी नए को दायित्व सौंपा जा सकता है। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार चुनाव जो है वो होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 2018 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोटों का अंतर था, वोट प्रतिशत का, वो 10% था। बहुत बड़ी मार्जिन होती है जहां 2 पार्टी सिस्टम हो। उस 10% को बीजेपी लगातार पिछले 1-1.5 महीने में सिर्फ लगातार घटाती जा रही है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले आए। और उसकी वजह क्या है? बीजेपी आलाकमान को भी पता चल रहा है, मतदाता अपनी ओर से जो राय व्यक्त कर रहे हैं उसमें डॉक्टर रमन सिंह की रेटिंग सबसे ज़्यादा है। बीजेपी में तो है ही, बीजेपी में उनसे बड़े कद का कोई नेता है नहीं, 5 साल में कोई उभर नहीं सका। ये माना जा रहा था कि वो बहुत अलोकप्रिय हो गए हैं, उनको हटा देने में ज़्यादा फायदा है, लेकिन पार्टी इतना साहस जुटा नहीं पाई। पार्टी को हमेशा, बल्कि साहस से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि पार्टी का आकलन शायद ठीक था कि उनको हटाने से नुकसान ज़्यादा होगा, रखने से अगर नुकसान हो रहा है तो हटाने से उससे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए पार्टी ने उनको जो है रेस से बाहर करने की ज़रूरत नहीं समझी और विधानसभा का टिकट दिया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कोई ऐसा सबल दावेदार छत्तीसगढ़ में नज़र नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले। उसमें डॉक्टर रमन सिंह की पॉपुलर रेटिंग जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनसे ज़्यादा हो गई है। यानी भूपेश बघेल से मतदाताओं के बीच में डॉक्टर रमन सिंह ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा लोकप्रिय नज़र आ रहे हैं। तो ये चुनाव जो है पूरी तरह से पलट सकता है। पलटेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पलट सकता है। पलटने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। और अभी ये बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू नहीं हुआ। उनके कैंपेन से कम 1.5, 2, 3%, किसी राज्य में 4 से 5% भी वोट बीजेपी का बढ़ता है। तो इन तीनों राज्यों में क्या होगा? राजस्थान में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश भी लगभग सेटल लग रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार का अगर ऐसा असर हुआ जैसा अन्य राज्यों में होता है तो आप मानकर चलिए कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बन जाए। हालांकि ये कहना बड़ा जोखिम भरा है। जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह की राजनीति पिछले 5 साल चली है, बीजेपी ने राज्य को एक तरह से छोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि वो छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत है कि उसको कोई डिगा नहीं सकता, बीजेपी उसको हिला नहीं सकती है। लेकिन वो परिस्थिति बदल गई। अब मामला बिल्कुल कांटे का आकर ठहर गया है। कोई भी पार्टी जीत सकती है। नेता की जहां तक बात है, उस लोकप्रियता में रमन सिंह ने भूपेश बघेल को पीछे छोड़ दिया। तो इन 3 राज्यों का चुनाव और तेलंगाना की कभी फिर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन तेलंगाना में जो अभी 20 दिन, महीने भर पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी बीआरएस को पछाड़ देगी, वैसा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में बीजेपी को पछाड़ दिया है, ये बात सही है। बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। और बीआरएस के वापस लौटने यानी केसीआर के हैट्रिक बनाने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। तो इन 4 राज्यों की बात करें, कांग्रेस के लिए 0-4 हो सकता है इन चारों। तेलंगाना में तो कोई संभावना नहीं है। मेरा मानना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नहीं है। एक ही राज्य में संभावना है, छत्तीसगढ़ में, वो भी, वहाँ भी कांग्रेस को निराशा हाथ लग सकती है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये एक आंकलन है कि शायद ऐसा हो सकता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में स्थिति रोज़ बरोज़ बदल रही है, उसको देखते हुए अगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
तो इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है अब तो। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। 3 दिसंबर आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन फिर किसी दिन बात करूंगा कि इन 4 राज्यों के चुनाव नतीजों का आगे की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। रिजल्ट किसी के विपक्ष में आए, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस हारे, बीजेपी हारे, कोई फर्क ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा, उसमें लोग बिल्कुल अलग तरह से वोट करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर, खासतौर से विपक्षी गठबंधन पर, विपक्ष की एकता पर, विपक्षी तालमेल पर उसका क्या असर पड़ेगा वो आगे किसी दिन बताऊंगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।